हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पर ये जो गाइडलाइन आई हैं ये हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं है। इसमें जो प्राइवेट बैंक हैं उनके एमडी, सीईओ और एनईडीज के टोटल टेन्योर है या उनकी मैक्सिमम एज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसको फिक्स कर दिया गया है। इसके बारे में जानते हैं इस लेक्चर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है हमेशा की तरह, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, रूल और लॉ। इनमें से किस रूल या किस एक्ट के अंदर ये SLR आता है? ठीक है, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस की क्लिप ली है। RBI caps प्राइवेट बैंक्स MD CEO एट द एज ऑफ 70। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्या है ये जो RBI की गाइडलाइंस हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग। जो गाइडलाइंस है इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं MD, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या होल टाइम डायरेक्टर हैं, इनके लिए RBI ने फिक्स की है एज। टोटल इनका टेन्योर जो होगा वो होगा 15 ईयर्स का। ठीक है, तो मैक्सिमम टेन्योर इनका है 15 ईयर्स का, मतलब इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मैक्सिमम एज जो है वो होगी 70 ईयर्स, मतलब कि ये 70 ईयर्स की जैसे इनकी एज हो जाएगी MD या CEO या WTD, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, इनकी एज जब 70 ईयर की हो जाएगी तो इस पोस्ट पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर इनका जो टोटल टेन्योर है वो कितना होगा, 15 ईयर्स का होगा। ओके, ठीक है। नॉर्म्स रिगार्डिंग द चेयर and meeting of the boards, composition of certain committees of the board, age, tenure and remuneration of directors and appointment of WTDs। इसके बारे में इन्होंने नॉर्म्स दिए हैं। ये जो MD होंगे, CEO होंगे या होल टाइम डायरेक्टर होंगे, इनका टेन्योर मैक्सिमम कितना होगा, 15 ईयर्स का, और मैक्सिमम एज कितनी होगी, 70 ईयर्स की। ठीक है, ओके। अब अगर ये जो MD, CEO और WTD ये एक प्रमोटर या शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, ये देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर एक शेयर होल्डर भी हो सकता है और इसका प्रमोटर भी हो सकता है। इसी तरह से CEO भी, CEO क्या होता है, मेन होता है इसका, CEO जो है उसके पास भी शेयर हो सकते हैं उस कंपनी के। ठीक है, इसी तरह से WTD के पास भी शेयर हो सकते हैं। तो अगर ये पर्सन जो MD है, CEO है और WTD है, ठीक है, वो अगर प्रमोटर है और मेजर शेयर होल्डर है तो उसकी जो पोस्ट होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स की होगी। मतलब कि जहाँ पे टोटल टेन्योर हम बात कर रहे थे 15 ईयर्स का, यहाँ पे टेन्योर कितना होना चाहिए, 12 ईयर का। इस पोस्ट के लिए इनका टेन्योर 12 ईयर का होगा फिर। ठीक है, इसको 15 ईयर्स भी कर सकते हैं, पर ये डिसाइड करेगा RBI। ठीक है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस अगर RBI डिसाइड करता है तो फिर इनका जो टेन्योर है वो 15 ईयर हो जाएगा। मतलब कि नॉर्मल MD, CEO और WTD का टेन्योर मैक्सिमम कितना होगा, 15 ईयर्स का होगा। ठीक है, अगर ये इस पोस्ट पे रहने के बाद एक प्रमोटर भी है, एक शेयर होल्डर भी हैं, तो फिर इनका जो टेन्योर है वो 12 ईयर्स होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो MD, CEO या ये आपकी जो है WTD, अगर ये शेयर होल्डर भी होते हैं तो ये अपना इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर है, अपना इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये कई बार इसी वजह से जो आप देखते हैं कि घपले वगैरह हो जाते हैं या फ्रॉड इतने सारे हो जाते हैं, तो इसी वजह से हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका जो टेन्योर है वो फिक्स कर दिया गया है। ओके, ठीक है। अब एक और टर्म आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, NEDs। ये क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए मैक्सिमम एज है 75 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है, 75 ईयर्स, इंक्लूडिंग द चेयर ऑफ द बोर्ड। इनकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 75 ईयर्स होगी। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। ओके, उनके लिए कितनी थी, 70 ईयर्स थी। अब 75 ऑफ द एज, जब ये 75 एज पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद नो वन कैन कंटिन्यू इन दिस पोजीशन। इन पोजीशन पर कोई भी नहीं होगा, मतलब कि कोई भी फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 75 ईयर्स है। अगर आपको MD, CEO या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो में लास्ट में आपको ये सब भी बताऊंगी। ठीक है, पहले ये न्यूज़ कंप्लीट करते हैं। तो इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 75 ईयर्स होती है। ठीक है,
उसके बाद मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा, तो 8 ईयर का होगा मैक्सिमम टेन्योर। या तो कंटिन्यूसली 8 ईयर्स ये वर्क कर रहे हैं या फिर ब्रेक कर करके कर रहे हैं, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 ईयर्स हो सकता है। ब्रेक कर करके मान लीजिए पहले 5 साल किया, फिर 3 साल नहीं किया, फिर 3 साल कर लिया, फिर 2 साल या 1 साल, इस तरह से जो भी है। तो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो मिला के कितना होना चाहिए, 8 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ऑन द बोर्ड ऑफ अ बैंक, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये बोर्ड मीटिंग में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और चेयर ऑफ द बोर्ड मतलब कि बोर्ड मीटिंग का चेयरपर्सन की तरह वर्क करें, तो भी इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 75 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए, 8 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्सन मे बी कंसिडर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब ये 8 ईयर का कंप्लीट कर लिया इन्होंने टेन्योर, उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन उस रीअपॉइंटमेंट में जो मैक्सिमम गैप है वो 3 ईयर्स का, सॉरी मिनिमम गैप 3 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर 8 ईयर्स होगा, उसके बाद इनका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, 8 ईयर एक बार में हो गया, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट फिर से किया जा सकता है, उसके लिए जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 3 ईयर का होगा, मतलब कि 8 ईयर्स का इन्होंने मान लीजिए 2021 में इनका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 3 साल बाद फिर इनका वापस से रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, मिनिमम गैप जो है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए। तो 21 से 22, 23, 24 इतना मिनिमम गैप होगा, उसके बाद रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, क्लियर हो गया। इसके बाद इनका रिम्यूनरेशन जो होगा NEDs का, मतलब कि इनकी जो सैलरी होगी, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड इनको जो पेमेंट मिलेगा, अदर देन द चेयर ऑफ द बोर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 लाख पर एनम, ठीक है। मतलब जो चेयरपर्सन होगा उनके अलावा ये जो आपके NEDs हैं उनका जो मैक्सिमम पेमेंट किया जाएगा वो 20 लाख पर एनम किया जाएगा, बट ऐसा नहीं कि सबका ही 20 लाख होगा, उससे कम हो सकता है, ठीक है। वो कंपनी डिसाइड करेगी, बैंक डिसाइड करेगा कि कितना होगा, इनके ये किस तरह का वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इनका जो पेमेंट है वो हो सकता है कितना भी, बट 20 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये थी इनकी ये जो गाइडलाइंस थी उसके लिए। अब इसके अलावा और क्या गाइडलाइन है ये तो हमने बता दिया, NEDs के बारे में, MD के बारे में, CEO के बारे में, WTD के बारे में। अब बोर्ड मीटिंग जो होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, इसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो बोर्ड की मीटिंग्स में चेयर ऑफ द बोर्ड शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए बोर्ड कंपनी में एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड की मीटिंग होती है, उन मेंबर्स की मीटिंग होती है, वो प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो, ठीक है। ये जनरली शेयर होल्डर्स जो हैं अपने जो भी कंपनी का शेयर खरीद रहे होते हैं, बैंक का शेयर खरीद रहे हो, वो शेयर होल्डर्स जो हैं कोई अपने बिहाफ में कोई एक पर्सन बेचते हैं, वो जो बोर्ड मीटिंग है उनका मेंबर होते हैं, प्लस NEDs इसका मेंबर होते हैं, MD CEO इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। अब जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें एक चेयर ऑफ द बोर्ड होता है, मतलब कि चेयरपर्सन होता है। वो जनरली क्या होता था, चेयरमैन या जो कंपनी का मेन जो होता था, जिसकी कंपनी होती थी अभी तक क्या होता था, वही पर्सन चेयर ऑफ द बोर्ड होता था, ठीक है। जिसकी कंपनी है वही चेयर ऑफ द बोर्ड होगा। उस मीटिंग करने वाली जो पूरी बेंच है, बोर्ड है, उसका हेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हेड है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, उस कंपनी का हेड नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, ऐसा बैंक के लिए अनाउंस किया है अभी RBI ने कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अभी तक कौन होता था, उसी कंपनी का जो हेड है ना वो होगा, ठीक है, उसी बैंक का हेड, ओके। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं वो कौन होते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं, कोई एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जिसको इसके बारे में नॉलेज है, कोई IAS ऑफिसर हो सकते हैं, बट ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत शेयर खरीदे हुए हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके शेयर नहीं हो उनके, लेकिन इनका कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इससे। अब ये जो चेयर ऑफ द बोर्ड उसी कंपनी का चेयरमैन होता था, तब तक उसका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता था, इसीलिए इस चीज़ को हटा के अब क्या कर दिया गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उस चेयर ऑफ द बोर्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि इसका सिर्फ एक लोगों के प्रॉफिट के लिए बात करें, इसका खुद का कुछ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक जनरल उसका ओपिनियन हो, ठीक है। तो इस बोर्ड की मीटिंग जो होगी उसका जो हेड होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है, चेयरमैन जो होगा वो। अब बोर्ड मीटिंग्स के लिए एक क्वेरम होता है, मतलब कि
मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बोर्ड की मीटिंग के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 1/3 होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ की, ठीक है। लाइक मान लीजिए बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, बोर्ड मेंबर्स 9 हैं, ठीक है। तो उसका 1/3 होना चाहिए, 3 तो मिनिमम होना चाहिए। 10 है तो 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा मतलब कि 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1/3 होना चाहिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी में 9 है 10 है तो आपने बात कर ली, लेकिन मैंने बोला कि उस बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड जो है उस बोर्ड में कितने हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स 5 ही हैं। अब 5 ही मेंबर हो गए तो 5 का तो 1/3 बहुत कम हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए, ठीक है। जो भी ज़्यादा है वो होगा। क्वेरम मतलब कि मीटिंग के लिए मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, या तो जितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनका 1/3 हो, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, या फिर अगर 1/3 मान लीजिए 3 से कम हो रहा है तो 3 तो मिनिमम डायरेक्टर इसकी मीटिंग में चाहिए। 3 लोग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए मीटिंग में, 3 या 3 से ज़्यादा। 3 कब चाहिए, जब मान लीजिए ये 5 है तो 5 का 1/3 करो आप, ठीक है। तो ये 3 से कम आ जा रहा है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा उसमें मान लीजिए 50 लोग हैं तो 50 का 1/3 होना चाहिए, फिर तो 3 बहुत कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्वेरम के लिए 1/3 है या फिर 3, जो भी ज़्यादा हो वो, ओके। फिर एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, बोर्ड की मीटिंग को जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए कंपनी में 100 लोग हैं, ठीक है, तो 100 लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उसका 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। 30 से ऊपर होना चाहिए, ओके, 30 से ऊपर होना चाहिए, ये तो हमने बात कर ली। एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं उनका हाफ, आधा मतलब 50 अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनमें से आधे लोग कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो 1/3 मिनिमम इसके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, 1/3 लोगों ने अटेंड कर लिया, मतलब कि आपके 30 लोगों ने अटेंड कर लिया, उसमें से आधे कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मतलब कि 15 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ऐसी गाइडलाइन है बोर्ड मीटिंग के लिए। क्लियर हो गया, ओके। द बोर्ड शुड कंस्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अब देखिए ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड क्या बनाएगा, एक कमिटी बनाएगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये रिस्क जो है उसको मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनाई जा रही, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नाम से ही समझ आ रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा विथ अ मेजॉरिटी ऑफ एनईडीज, जिसमें एनईडीज, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। इसमें मेजॉरिटी, इसमें क्या होगी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए मेजॉरिटी में, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग होंगी, बोर्ड मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसकी चेयरपर्सन होंगे। बोर्ड मीटिंग के लिए क्वेरम 1/3 होना चाहिए या फिर 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। अब जो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसमें से हाफ क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोर्ड जो है वो क्या बनाएगा, एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में काफ़ी लोग हो सकते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन कौन होने चाहिए, एनईडीज होने चाहिए, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के लिए ये हो गया, क्लियर है। अब दूसरी एक चीज़ और अनाउंस की है, वो क्या है, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड, ठीक है। ये गाइडलाइन क्या है, एसीबी, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। बोर्ड की एक ऑडिट कमेटी होगी। इस ऑडिट कमेटी में क्या होना चाहिए, ये जो कमेटी है वो बनी हुई होनी चाहिए एनईडी से। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मतलब कि जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं, बैंक में काम कर रहे हैं। ये जो एमडी भी हो सकते हैं, सीईओ भी हो सकते हैं, मतलब कंपनी में काम करने वाले लोग। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑडिट कमेटी जो होगी उस कमेटी में कौन कौन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनईडीज होने चाहिए, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, ओके। अब ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड में एनईडीज हो गए। द चेयर ऑफ द बोर्ड शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एसीबी। अब जो चेयर ऑफ द बोर्ड है, ये चेयर ऑफ द बोर्ड कौन था, अभी तक तो किसी भी कंपनी का चेयरपर्सन ही चेयर ऑफ द बोर्ड होता था, मतलब मेन जो उसका प्रेसिडेंट है, जो उस कंपनी का ओनर है बेसिकली, वही चेयर ऑफ द बोर्ड होता था। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। लेकिन जो चेयर ऑफ द बोर्ड अभी भी बना है वो कौन होगा, वो इस एसीबी का मेंबर नहीं होगा, ठीक है, वो एसीबी का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। एसीबी सेल मीट विद द क्वोरम ऑफ 3 मेंबर्स। अब सेम उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पे बोर्ड मीटिंग के लिए क्वोरम की बात की थी, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जो क्वोरम है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स तो होने चाहिए इस क्वोरम में, ठीक है। मतलब कि मीटिंग के लिए मिनिमम 3 लोग चाहिए इसमें, ओके। और इसमें कितने कौन कौन होना चाहिए, तो एनईडीज होंगे,
ओके। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ ECB शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आपको लग रहा होगा कि भाई 3 तो लोग हैं, उनमें से 2/3 कहाँ से करोगे, तो 3 थोड़ी होंगे, किसी भी कंपनी में मिनिमम 3 बोला है, क्वारम तो 3 मिनिमम होना चाहिए, 3 लोगों तब जाके मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक मान लीजिए 50 हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े बैंक में ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, तो हम 50 एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स, इसका 2/3, ठीक है, इसका कितना 2/3 जो है वो क्या करना चाहिए, अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ ECB, ठीक है, इसकी ECB की मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ठीक है, शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब कि जो ECB की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, उनमें 2/3 कितने होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ ECB शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ECB में कौन होना चाहिए, NEDs होना चाहिए। चेयर जो चेयर ऑफ द बोर्ड मतलब कि चेयरपर्सन होगा वो ECB का मेंबर नहीं होगा। इसके लिए क्वारम कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर्स होना चाहिए। जो भी ECB की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, उनमें 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये सब गाइडलाइंस दी हैं RBI ने। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, देखिए इसका इम्पैक्ट वैसे तो बैंक पे कुछ नहीं पड़ेगा, उसके शेयर होल्डर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसके MD CEO जो मेन हैं वो इसके ओनर ही हैं खुद। अब ओनर इसके चेयरपर्सन नहीं रहेंगे। प्लस एक चीज़ और है कि इसका जो ओनर है उनके पास सिर्फ 3 ईयर्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर में 3 ईयर ही बचे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 ईयर्स ही बचे उनके पास, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो देखिए जो CEO है, CEO का जो टेन्योर है वो क्या कर दिया इन्होंने, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सेपरेट ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, जो ओनरशिप है वो सेपरेट हो जाएगी मैनेजमेंट से। इन्होंने मैनेजमेंट का अलग कर दिया, और जो ओनरशिप है उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए ओनरशिप के लिए, मतलब कि जो चेयर ऑफ द बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा हानिकारक इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, शेयर होल्डर इंटरेस्ट पर, प्राइवेट बैंक पर। अब ये क्या है, जो लिमिटेशन ऑन टेन्योर पर जो लिमिटेशन बढ़ाई है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म डिसीजंस लिए जाएंगे CEO के द्वारा, ऐसा बोला गया है, इन्होंने बोला है, ठीक है। तो क्या बोला है इन्होंने कि जो एक्चुअली जो ओनर है मेन, या जो CEO है, वो इन्होंने क्या कर दिया, उनका टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है। अब वो ऐसा चाहेंगे ना कि भाई मेरे टाइम तक तो काम अच्छे से चल जाए, मुझे उसके बाद का क्या मतलब। तो एक शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं ये, ठीक है, जो CEO हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनका टेन्योर फिक्स हो गया। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे टाइम पे काम चल जाए। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके प्रॉफिट पर थोड़ा सा, उनके इंटरेस्ट पर फर्क पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये है। बाकी मैंने आपको कोटक महिंद्रा का बताया कि उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, ओके, बाकी कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा तो यही है कि जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो ना हो, ठीक है, धोखाधड़ी फ्रॉड ये होते हैं वो ना हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, तो ये जो CEO है अपने हिसाब से, जो मेन होते हैं, जो आपके चेयरपर्सन होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पब्लिक है उसके लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एमिनेंट पर्सन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तो फिर वो पब्लिक का सोचेंगे ना, वो खुद का थोड़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उस कंपनी में। तो ये फ़ायदा है, ओके। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझना होगी कि चेयरमैन क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, CEO क्या होते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, हम में से, वो उनको ये नहीं पता है कि ये हैं क्या। बेसिकली हमने पढ़ तो लिया, पर हमें एक ही चीज़ लगती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ये सब सेम ही है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी में, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। इनका काम क्या होता है, पॉलिसीज़ बनाने का काम होता है, ठीक है। ये पॉलिसीज़ या कोई भी क्या करना है बेसिकली ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये लोग हैं ना, ये पूरे के पूरे ये क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं। उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किनका होता है, इनका होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करने का काम होता है, ठीक है। मैनेजमेंट करने का काम इनका होता है। मतलब कि फेस कौन है कंपनी के, ये हैं बेसिकली, ये काम कर रहे हैं उस कंपनी में, और ये क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ और इनके द्वारा किया गया इम्प्लीमेंट, इसका
इम्पैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स पे। ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उनकी कुछ ना कुछ पार्टनरशिप होती है कंपनी के साथ, 2%, 4%, 10%, कितनी भी पार्टनरशिप हो, इनकी पार्टनरशिप है कंपनी के साथ। तो अगर इनने कोई गलत स्कीम बनाई और उसको इम्प्लीमेंट, या फिर इन्हें अच्छी बनाई, इन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर इन्हें खराब बनाई और इन्हें खराब ही इम्प्लीमेंट कर दिया या अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो जैसा ही पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, शेयर होल्डर्स पे बनेगा। क्योंकि इनको तो फिक्स्ड सैलरी दी जा रही है, ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं कि सैलरी दी जा रही, इनके भी कुछ ना कुछ शेयर तो होते हैं, इन पर भी फर्क पड़ता है, इसीलिए अच्छे से काम करते हैं। तो अगर, लेकिन इनको तो फिक्स्ड सैलरी दी जा रही है, तो ज़्यादातर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, शेयर होल्डर्स पे पड़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को भी देखना पड़ता है, उसके इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने वो सब चीज़ें तो पढ़ ली जो आरबीआई ने चेंजेस किए हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि कौन क्या होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैंने आपको बता दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है बेसिकली, उसको चेयर करता है उसका चेयरमैन, ठीक है, उसका हेड होता है चेयरमैन। यहाँ पे एक होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो चेयरमैन से नीचे वाली पोस्ट पर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो एग्जीक्यूट करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं इनको, ठीक है, मतलब ये बेसिकली वर्क नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है, इनका कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे होते हैं एक सीईओ, मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट का काम संभालते हैं वो होते हैं एक सीईओ, और जनरली सीईओ जो एमडी होते हैं ना, एक पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अलग अलग हो, अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। चीफ ऑफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स समझने होंगे। इसको देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ इंडिविजुअल लोग इनको इलेक्ट करते हैं, उसी कंपनी में से भी हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी इन इंडिविजुअल्स को इलेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने बिहाफ में किसी पर्सन को भेजेंगे, वो पर्सन इनको इलेक्ट करेंगे। शेयर होल्डर्स में से भी कर सकते हैं और कुछ उस कंपनी के लोगों में से भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल को इलेक्ट किया गया जो ग्रुप होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप। ये का क्या काम होता है, इसका गवर्न करने का काम होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह बनाती है ये। अब उसके बाद मीट अ रेगुलर इंटरवल टू सेट पॉलिसीज फॉर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। तो इनका काम क्या होता है, पॉलिसी बनाने का काम होता है, मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाती हैं और उसको ओवरव्यू करती हैं, देखती हैं कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बेसिकली इनका पॉलिसी बनाने का काम होता है और इसके लिए इनकी मीटिंग्स होती हैं कुछ रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि क्वार्टरली मीटिंग्स हो गई, ठीक है, ओके। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो किसी भी पब्लिक कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना जरूरी है, ठीक है, ओके। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के लिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए कंपनी चल रही है, किसी भी कोई एक पर्सन, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, तो मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मैंने अपना पैसा उसमें लगा दिया, ठीक है। अब मेरी कंपनी जैसे जैसे ग्रो हो गई, फिर उसके बाद मैं क्या जाऊंगी, पब्लिक के पास जाऊंगी, पब्लिक से पैसा मांगूंगी और इसको बढ़ाना है। तो बेसिकली पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो लिस्ट होती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि शेयर्स खरीदते हैं ना, स्टॉक खरीदते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। कैन सेल इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, ये अपनी जो सिक्योरिटी है, अपने जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को सेल करती है, ठीक है। जैसे शेयर्स खरीदते हैं ना लोग, तो वो जनरल पब्लिक हम में से कोई भी खरीद सकता है, तो वो उसको शेयर को सेल करती है, ठीक है। टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, अ कंपनी नीड टू ऑफर एन IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बेसिकली ऑफर करती है कि हमारे ये जो शेयर्स हैं आप खरीद लो, ठीक है। तो ये अपनी शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, ठीक है, तो ये IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके। तो ये होती है पब्लिक कंपनी, ओके, जो शेयर्स बेसिकली जिसके शेयर जनरल पब्लिक खरीदे, वो सिंपल सी लैंग्वेज में। अब होती है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जिसकी शेयर जो है वो जनरल पब्लिक नहीं खरीद रही है, बेस ऐसी, ठीक है। जब मैं मान लो मैंने अपनी कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर दी, तो मेरी अपनी है या दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट कर दी, तो प्राइवेट कंपनी है। कैन ऑफर इट्स शेयर टू जनरल पब्लिक, कैन नॉट ऑफर, सॉरी, तो ये अपने जो शेयर हैं उनको जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करती है, ठीक है, एज इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। पहले इसको लिस्ट कराना होता है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में, तब जाके ये पब्लिक कंपनी बनेगी,
ओके। उसके बाद द शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी, तो मेरे जो कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। जनरल पब्लिक इसकी शेयर होल्डर नहीं है, ओके। ये होती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स होना जरूरी है, क्योंकि इस पब्लिक कंपनी में शेयर्स कौन खरीद रहा है? जनरल पब्लिक खरीद रही है भाई। अब जनरल पब्लिक खरीद रही है, ये इसकी ओनर है। बेसिकली पब्लिक अगर शेयर खरीद रही है तो शेयर का मतलब क्या है? उस कंपनी में मेरी हिस्सेदारी, ठीक है, उस कंपनी में मेरा कुछ पार्ट है। तो मैं तो जाके उसकी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं तो जाके देख नहीं रही हूँ कि उस कंपनी में काम कैसे चल रहा है नहीं, तो मेरे बिहाफ में कोई पर्सन जाना चाहिए। तो जो लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, कुछ ऐसा नहीं कि 2% खरीद लिया तो उसमें जाके ओनर हो गए, तो कुछ अमाउंट ऑफ शेयर जैसे कि 50%, 40%, 30%, तो फिर वो कुछ लोगों को उनमें से बेचते हैं अपने बिहाफ में, और वो इस कंपनी की जो भी डिसीजन होते हैं, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, उसमें वर्क करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2% खरीदा, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरा भी देखना पड़ेगा ना यार, कि 2% खरीद लिया तो भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी के लिए वो जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स थे, जो इससे कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे जिनका इस कंपनी से कोई मतलब नहीं था, वो मेरे फायदे के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं चेयरमैन कौन होता है। तो चेयरमैन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी ना, उसको हेड करने वाला पर्सन क्या होता है? चेयरमैन होता है। तो अ पर्सन हु हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड चेयरमैन। मेनली जो ये होता है वो ओनर होता है कंपनी का। अभी तक तो ठीक है किसी भी कंपनी के लिए, अब लेकिन प्राइवेट बैंक के लिए ये चीज़ अलग हो गई। ये जो चेयरमैन होगा वो ओनर नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे चेंज कर दिया है। ये जनरल टर्म बता रही हूँ मैं आपको। किसी भी कंपनी के चेयरमैन जो होगा वो ओनर होता है जनरली। जैसे कि हम रिलायंस की बात करें तो अंबानी है, ठीक है, तो जनरली अपनी ही कंपनी का ओनर जो होता है, जिसका मेन शेयर होते हैं उस कंपनी में, वो क्या होता है? उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। उसके बाद एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट द चेयरमैन। अब जो पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो मीटिंग में वर्क कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, वो रिपोर्ट करेंगे उस चेयरमैन को, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, 5 लोग बोल रहे हैं किसी पॉलिसी के लिए यस और 5 लोग बोल रहे हैं नो। अब पंगा फंस गया यहाँ पे। 5 लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ कर लो कर लो, 5 लोगों ने बोल दिया नहीं 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 कर रहे। तो अब दिक्कत आ गई कि करें या ना करें। तो ऐसे में एक और पर्सन क्या है? चेयरमैन है, ठीक है। टोटल 11 थे, उनमें से 5 ने ये कर दिया, 5 ने ये कर दिया, एक चेयरमैन है। चेयरमैन उस टाइम पर बोर्ड देगा अपना। इसका रूल स्टार्ट होगा उस टाइम पर जब 5 लोग बोल रहे हैं ना ना ना, 5 लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, तो उस टाइम भी एक चेयरमैन आएगा, बोलेगा हाँ तो इनकी ये जीत जाएंगे, अगर ये बोलेगा ना तो ये लोग जीत जाएंगे। तो बेसिकली इनका काम वैसे ही होता है जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट का होता है जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही होती है, और उस टाइम पर अगर इक्वली वोट्स हैं तो वहाँ पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रोल में आते हैं और वो काम करते हैं कास्टिंग वोट का। तो सेम इसी तरह से चेयरमैन क्या काम करता है? उस टाइम पे कास्टिंग वोट देता है, और यही जो वोट होता है वही होता है डिसीजन मेकिंग वोट, ठीक है। इसी पर डिसीजन टिका हुआ होता है। या तो ये यस बोलेगा तो हाँ, और नो बोलेगा तो ना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लो, ये फ्री है बिल्कुल, ओके। अब बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की। एमडी क्या होता है? देखिए एमडी सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनमें एमडी भी होता है। अब एमडी हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जनरली ये काम कर रहा है, जब कंपनी का पूरा काम यही संभाल रहा है तो ये उसका पार्ट तो होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तभी तो बता पाएगा कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बैंक या कंपनी किसी भी की भी बात करें तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सीनियर मेंबर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी पोस्ट होती है चेयरमैन के बाद। चेयरमैन तो ओनर हो गया, मेन हो गया ये तो। इसके बाद आता है एमडी, ठीक है, जो क्या करता है? जो एवरीडे ऑपरेशंस होते हैं ना, एंड प्ले मेन रोल इनसाइड द फर्म। बेसिकली जो एवरीडे ऑपरेशंस हो रहा है, कैसे काम करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें जो जिनको मैनेज जो पर्सन करता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेज करने का काम है, जो एवरीडे के वर्क है ना उनको मैनेज करने का काम होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, ठीक है। हेल्प बोर्ड्स इन मेकिंग स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। अब कैसे हेल्प करता है? अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो गए, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हो गए। यहाँ पे यही तो पर्सन बताएगा कि भाई तुम्हें स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है। ये जब अंदर की बात बताएगा कि कंपनी में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, तभी तो ये अच्छी स्ट्रेटेजीज बना पाएंगे और अच्छी पॉलिसीज बना पाएंगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करता है कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। ये बताता है कंपनी के अंदर क्या स्थिति चल रही है, तो उस हिसाब से तुम्हें कैसे काम करना है, ठीक है।
ओके अब उसके बाद रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये देखता है कि कैसे काम चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर सही नहीं चल रहा है तो उसको सही कैसे करना है, तो ये बेसिकली इसका ही काम होता है। ठीक है, तो रिव्यू करने का काम मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है। ठीक है, ओके अब ये सीईओ कौन होते हैं, तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए सीईओ जो है ना वो एमडी से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। देखिए हमने बात की चेयरमैन की, चेयरपर्सन की, एमडी की। एमडी और सीईओ एक पर्सन भी हो सकता है। एमडी का काम क्या है, डेली टू डेली वर्क क्या हो रहा है उसको देखना। ठीक है, अब सीईओ का काम क्या होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स बनाता है। लाइक मुझे मेरी कंपनी आज से 10 साल बाद इस पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड गोल बनाने का काम होता है सीईओ का, ये मैनेजमेंट को लीड करता है। अब यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो जनरली सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके काम बहुत सिमिलर होते हैं। तो वो पर्सन जो कंपनी को देख रहा है कि डेली डेली कंपनी किस तरह से चल रही है, वही जनरली सीईओ भी हो जाता है, और अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग हैं तो एमडी डेली डेली क्या चल रहा है मेरी कंपनी में, ये किसको बता देगा, सीईओ को बता देगा। सीईओ उस हिसाब से वर्क करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स करेगा। ये मैनेजिंग डायरेक्टर इन गोल को, मतलब इसका ये गोल इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें एमडी को बता देगा कि डेली कंपनी में किस तरह की सिनेरियो चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है भाई कंपनी में। अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं, अगर वो एक ही पर्सन है तो वो फिर किसको रिपोर्ट करेगा। अब तो सीईओ है नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जो उसको रिपोर्ट करे, वो तो खुद ही है, खुद को थोड़ी रिपोर्ट करेगा। तो ये फिर रिपोर्ट किसको करेगा, चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, जो इस कंपनी का ओनर है, बेसिकली यही तो सोच रहा है कि कंपनी कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ओके उसके बाद वर्क्स ऑन डिसीजन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये बेसिकली सीईओ किस पर वर्क करता है, किन डिसीजंस पर वर्क करता है, जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिए हैं ना उन पर वर्क करता है। ठीक है, अब इसका ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट ये भी होगा, तो इसकी भी अहम भूमिका होगी कि भाई किस तरह के डिसीजन लेने हैं। तो ये जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिए उन पर वर्क करने का काम किसका होता है, सीईओ का होता है। ठीक है, ओके उसके बाद सीईओ ही पब्लिक फेस होता है कंपनी के लिए, मतलब कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है आउटसाइड फर्म्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है इन सभी के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल सीईओ ही होता है, और एक तरह का फेस होता है कंपनी का। जैसे कि गूगल के सीईओ हम सब जानते हैं सुंदर पिचाई, तो ये क्या है, ये फेस है कंपनी के, कि कंपनी बिल्कुल इन्हीं के उससे दिखती है, तो पब्लिक फेस होते हैं कंपनी के। ठीक है, ओके अब यहाँ पे सीईओ हो गया। अब एक और वर्ड आया था आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी का वर्क बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, वर्क करते हैं कंपनी में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो इसमें काम नहीं करते। ठीक है, तो फिर क्या है इनका, ये यहाँ पे इस पॉलिसी में, सॉरी इस गाइडलाइन में मैंने आपको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो इज अ मेंबर ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम, मतलब जो काम करने वाली टीम है ना उसका पार्ट नहीं होता ये। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूटिव टीम का पार्ट नहीं है, काम करने वाली टीम का पार्ट नहीं है, तो काम नहीं कर रहा है, फिर इनका क्या काम है, तो इनका काम है बेसिकली देखना। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिपिकली डज नॉट एंगेज इन डे टू डे मैनेजमेंट। डे टू डे मैनेजमेंट में तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग और जो प्लानिंग एक्सरसाइज है ना उनको बनाते हैं। तो बेसिकली इनका काम क्या हो गया, इनका काम हो गया पॉलिसी वगैरह बनाने का, प्लानिंग करने का इनका काम होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। इनका डेली टू डेली वर्क नहीं करते, ये करते हैं प्लानिंग वगैरह बनाने का काम करते हैं, मतलब कि जो मीटिंग्स वगैरह होती है ना उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पता ही चल गया। ओके, अब यहाँ पे हमने सब पढ़ लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, सीईओ क्या होता है, और चेयरमैन क्या होता है, बोर्ड क्या होती है, बोर्ड की मीटिंग कैसी होती है और उनमें कौन कौन होता है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये लेक्चर पूरे अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आरबीआई ने गाइडलाइन किन किन के लिए क्या क्या दी है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे मैंने आपको ये सब इसीलिए बताया जिससे कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सको कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं एक्चुअली किसके लिए हैं। आपको नाम तो पता है, एमडी, सीईओ ये होते हैं, चेयरमैन होते हैं, लेकिन कौन और क्या किसका क्या वर्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे। ओके, अब अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब देखते हैं आरबीआई के बारे में। यहाँ पे हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया है, तो अब ज़्यादातर लोगों को पता होगा आरबीआई क्या है। ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई के बारे में तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं पता है तो पढ़ लीजिए और अगर पता है तो रिवीजन कर लीजिए। तो आरबीआई क्या है, इंडिया सेंट्रल बैंक है और एक रेगुलेटरी बॉडी है
जो किसके अंडर आती है, अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल बैंक है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बैंक है, बेसिकली हमारे देश का बैंक है। ओके, अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, काम क्या होता है, क्या ये हमें लोन वगैरह देती है, तो नहीं, ये बैंक को लोन देती है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी। जो इंडियन रुपी है ना, उसको इशू करने का काम होता है, उसको सप्लाई करने का काम होता है इस बैंक का। क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आया। देखिए, हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, लाइक हमने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई के पास पैसा कहाँ से आ गया, तो हमने ही पैसा दिया था शेयर होल्डर्स के रूप में, वो उसने हमें वापस कर दिया। तो ये तो हो गई बात, ठीक है, समझ आ गया आपको कि किस तरह से पैसा उनके पास गया, पैसा आया। पर ये पैसा जो है ना, सर्कुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये पैसा इशू करने का काम आरबीआई का होता है और सप्लाई करने का काम भी आरबीआई का होता है। तो आरबीआई जो गोल्ड होता है ना, उसको रखती है और उसके बदले में पैसा देती है, ठीक है, बैंक को। ठीक है, तो आरबीआई गोल्ड को रखती है, ऐसा नहीं कि पैसा छाप दिए और देते चले गए, तो पैसा छापे लेकिन वो किसके बदले में दिए, उस गोल्ड के बदले में। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट रेगुलेट्स द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है ना पूरा, उसको ये रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम। जो कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम है उसको मैनेज करता है, और वर्क्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने का काम भी आरबीआई का ही होता है। ठीक है, जो रेपो रेट देखिए आपने, रिवर्स रेपो रेट देखिए आपने। ठीक है, ओके। उसके बाद आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें इसको स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, ओके। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो आरबीआई है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश तो पहले ही कर दिया गया था, 1935 में ही कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934, उसके बाद 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। उसके बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर ले लिया 1949 में, 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, अब बात आती है कि इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर अभी प्रेजेंट में है शक्तिकांत दास। ठीक है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको बताना है। तो ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, ये किस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, या किस रूल या किस लॉ के अंदर डिफाइन किया गया है। अभी होती क्या है, एसएलआर क्या होता है बेसिकली, तो देखिए किसी भी बैंक के लिए एसएलआर होता है। जैसे कोई भी बैंक है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या किया, बैंक में पैसा लगा दिया। ठीक है, हमने पैसा लगा दिया, जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदती हूँ तो मैंने उसमें पैसा लगा दिया, इसी तरह से सब लोगों ने पैसा लगा दिया। तो मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ इनको दिए, ठीक है, इस कंपनी को 100 रुपीज़ दिए, तो ये बैंक क्या करता है, हमने पैसा लगाया उसके हिसाब से लोगों को लोन देता है। यही काम होता है ना बैंक का, बैंक हमें लोन देती है। लोन कहाँ से देती है, हमने जो पब्लिक ने पैसा लगाया उसी से लोन देती है ये। ठीक है, तो पब्लिक ने पैसा लगाया और इसने लोन दे दिया। 100 रुपये हमने लगाए, उस 100 रुपये में से कुछ रुपए इनको अपने पास रखने होते हैं। किस चीज़ के लिए, मान लीजिए कभी ये बैंक नीचे जा रहा है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पर क्या, काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे बैंक जो है उनके शेयर्स डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी बैंक के मान लीजिए शेयर डाउन हो गए। अब मैंने पैसा लगाया था इसमें, मेरा दिमाग खिसक गया, मैंने कहा अरे यार ये इसमें तो पैसा मेरा चला जाएगा पूरा का पूरा, मैं तो लॉस में पहुंच जाऊंगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ इस कंपनी के पास, मैंने बोला कि भाई तुम तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, वो 100 रुपये मुझे वापस करो। अब ये इसने तो पैसा लोन पे दे दिया, इसके पास तो पैसा नहीं है, बोलता है यार बहन मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कैसे तुझे यार मत परेशान कर यार। मैं कहा नहीं मुझे तो चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम पे आरबीआई ने इनको बोला है कि आपको क्या करना है, आप इस पूरे पैसे को लोन पे नहीं दे सकते, आपको इसका अभी जो है एक्चुअली एसएलआर अभी की जो है ये चेंज होती रहती है, ये अभी 18% है। ठीक है, तो ये जो 18% है ये आपको अपने पास रखना है, या तो आप कैश में रख लो, मतलब कि 18 रुपये तुम्हें अपने पास रखने हैं, या तो तुम कैश में रख लो। ठीक है, या फिर तुम गोल्ड, ये गोल्ड के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी भी ले सकते हैं, फॉरेन जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी भी ले सकते हैं इस पैसे से। लेकिन इसको क्या करते हैं, ये मतलब इसको लोन के रूप में नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों,
कुछ पैसा इनको अपने पास रखना होता है। जब मैं इनसे पैसा मांगने आऊँ ना, तो ये इस जो सिक्योरिटी है, फॉरेन सिक्योरिटी, इसको बेचकर ये क्या कर सकते हैं, इस पैसे को कन्वर्ट करके मुझे दे सकते हैं। अब बात आ गई कि ये तो 18% ही दे पाएगा, मुझे तो 100 रुपये चाहिए। तो ऐसा थोड़ी कि सभी सब चले जाएं, ठीक है, कुछ ही लोग जाएंगे, हर कोई तो जाएगा नहीं। तो ये जो पैसा है वो दे सकते हैं। तो सब के सब नहीं जाते हैं एक साथ, ऐसा नहीं कि बैंक अगर लॉस में चला गया तो सबके सब लेने पहुंच गए बैंक के आगे, ठीक है, पर कुछ लोग जैसे चले जाएंगे तो उनको पैसा ये दे सकते हैं उसी टाइम पर। इसी के लिए किसी फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेना ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, या कैश भी रख सकते हैं अपने पास, लेकिन कैश रखने का तो मतलब है नहीं, इनको तो ग्रो करना है, तो कैश तो रखेंगे नहीं अपने पास, कैश रख के करेंगे क्या, उसको जमा करके उसके थोड़ी कुछ काम है, ठीक है। तो बेसिकली कैश की जगह ये क्या करते हैं, या तो गोल्ड ले लें, उसकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लें, उसकी प्राइस भी, मतलब जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे फेथ होता है लोगों का, तो वो उसको जल्दी से खरीद लेते हैं। तो लोग जल्दी से खरीद लेंगे तो फिर ये इनका पैसा चुका सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई नहीं जाएगा इनसे लेने के लिए, तो वो टेंशन मत लो। तो SLR जो है वो किस एक्ट में डिफाइन की गई है, तो ये डिफाइन की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, ठीक है, क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन हमने आपसे किया था जिसका आंसर यहाँ पे बताया। अब ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर नहीं किया है तो। और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं वीडियो के, तो यहाँ पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।